हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान एनसीईआरटी चैप्टर 1 अध्याय 1 के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यदि आप हमारे ग्रुप के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, देखिए अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ का परिचय, इंट्रोडक्शन जानेंगे कि आखिर पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। ठीक है, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? तो आपकी पदार्थ कहलाती है। ठीक है, इस अर्थ में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं, है ना, सजीव कहें या निर्जीव कहें, बट सब सारे के सारे केमिस्ट्री के टर्म में पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे पेन, बुक, टेबल, मानव, हवा, वाटर, ये सारा का सारा क्या होता है? आपका पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ के कणों के गुण। ठीक है, या कहे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, है ना। अभिलाक्षणिक गुण भी यदि कहे तो आपका सेम हो जाएगा। इसमें पहला गुण क्या है? तो पहला गुण कहता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कहने का मतलब है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना उसके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे यदि हम चीनी पानी का घोल बनाते हैं, ठीक है, चीनी पानी का घोल यदि बनाते हैं तो जो पानी रहता है, जैसे आप चीनी डालोगे कुछ देर बाद देखोगे क्या हो जाता है? वो पानी के बीच में मतलब घुल जाता है। इससे पता चलता है कि जो पानी था उस पानी के जो कण होते हैं ना उसके बीच रिक्त स्थान था, उसी रिक्त स्थान में चीनी का कण क्या हो गया? आपका घुल गया। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं। ये कैसे पता चलता है? तो हम लोग जैसे घर में क्या होता है ना, घर में मम्मी किचन में खाना बना रही होती है, ठीक है। अब खाना वो किचन में बनाती है, लेकिन देखिएगा कुछ समय बाद हम जिस रूम में हैं खाना वहाँ तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो खाना का कण था वो एयर में मिक्स हो गया और मिक्स होने के कारण वो गति करने लगा, है ना, जिसके कारण वो किचन से आपका बेडरूम तक उसका स्मेल चला जाता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे वो घूमते रहते हैं। तीसरा है तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे आप तापमान बढ़ा दोगे ना, गतिज ऊर्जा जो होगी वो भी आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे आप कपड़ा सुखाते हो, है ना, कपड़ा धोते हो, उसको क्या करते हो? सुखाने के लिए छोड़ देते हो, तो देखना कुछ समय बाद कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो इससे पता चलता है कि जैसे ही लाइट मिला, तापमान मिला, कपड़ा में जो भी कण रहता है वो क्या होता है? गतिज ऊर्जा के कारण वो बढ़ जा रहा है। थर्ड है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। याद रखिएगा, जो पदार्थ है इसकी टोटल 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक कर करके कि ठोस, द्रव और गैस के बीच में क्या अंतर होता है।
ठीक है। यदि हम आकार और आयतन की बात करें, ठोस, द्रव और गैस के आकार और आयतन की बात करें, तो जो ठोस होता है इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन द्रव के केस में निश्चित आयतन तो होता है, आयतन निश्चित तो होता है, बट आकार इसका निश्चित नहीं होता है, ठीक है, अनिश्चित आकार होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो जब आप पानी को ही ले लो, ठीक है, पानी को आप जिस जगह रखोगे, जिस पॉट में रखोगे, या मतलब जिस सामग्री में रखोगे, उसी सामग्री का वो क्या ले लेता है? आकार ले लेता है, ठीक है। फिर गैस की बात करें तो इसका आकार और आयतन दोनों आपका अनिश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट करें, अगला गुण देखें, संप्रियता का, कंप्रेशन का, मतलब कितना वो दबता है। तो ठोस की बात करें तो आप ठोस यदि बेंच को ही दबा के देखोगे तो वो नहीं दबता है, मतलब नगण्य होता है। इसकी मतलब ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वही द्रव की बात करें, पानी को ही दबा के देखो तो ये दबता है, ठीक है। और जो गैस होता है ये बहुत ही ज़्यादा दबता है, मतलब आप हाथ को कहीं भी इधर उधर मूव कर सकते हो गैस में। जबकि कणों के बीच आकर्षण की बात करें ना, तो ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। जो ठोस के कण होते हैं उसके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। द्रव में हल्का कम होता है और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहीं भी अपना हाथ को दाएं बाएं ऊपर नीचे एयर में मूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला हेडिंग है अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब है कि यदि आप तापमान या दाब में चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे तापमान या दाब बदलकर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। मतलब आप ठोस से द्रव भी बना सकते हैं और द्रव से गैस भी बना सकते हैं, ठीक है। गैस से द्रव भी बना सकते हैं और द्रव से फिर ठोस भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे अवस्था परिवर्तन होता है। तो पहला बात करते हैं गलनांक, जिसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? तो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव बन जाता है। ठोस क्या हो जाता है? द्रव बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं गलनांक। अब बर्फ के लिए याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो ये होता है 273.15 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वथनांक की, जिसको कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है ये क्वथनांक? तो वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। द्रव क्या होने लगता है? उबलने लगता है, तो उसे को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, बॉइल होने लगता है। सॉरी। जल के लिए 373 केल्विन क्वथनांक होता है, ठीक है। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है, ठीक है। और बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सब टॉपिक की बात करें तो है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? तो ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कोई ठोस वस्तु है वो डायरेक्ट द्रव में चेंज हुए बिना गैस में बदल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर, कपूर को क्या करिएगा, आप जला दीजिएगा तो डायरेक्ट वो ठोस से गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सब टॉपिक है, दैट इज प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा। इसी को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट। अवस्था परिवर्तन के समय तापमान स्थिर रहता है क्योंकि दी गई ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है। इसे ही हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसी को हम लोग छिपी हुई ऊष्मा भी कहते हैं, है ना। चलिए अगला है वाष्पीकरण। क्या होता है वाष्पीकरण या इवापोरेशन? तो क्वथनांक से कम तापमान पर
द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब सीधा द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। और वाष्पीकरण का इसका कारक की बात करें, फैक्टर की बात करें तो क्या क्या है? पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। आप जैसे ही वस्तु का सतह क्षेत्र बढ़ा देते हो तो वाष्पीकरण का जो दर होता है वो भी बढ़ जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है कपड़ा आप फैला दिए हो, है ना। जैसे कपड़ा फैलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरीके से फैला देते हैं तार में, ताकि वो जल्द से जल्द वाष्पीकृत होकर मतलब वो सूख जाए। अगला है तापमान बढ़ने पर और वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। आप ऐसे भी देखोगे धूप बढ़ता है या वायु की गति तेज हो जाती है तो भी कपड़ा आपका जल्दी ही सूख जाता है, मतलब उसमें भी वाष्पीकरण बढ़ रहा होता है। ठीक है। आर्द्रता बढ़ने पर यह घटती है। अब मौसम आपका आर्द्र है, नमी वाला है, तो obvious सी बात है कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है ना। तो क्या कह रहा है, आर्द्रता बढ़ने पर यह घटता है। ठीक है। चलिए अगला, इसमें तो नहीं है। चलिए थोड़ा सा एक और पॉइंट की बात करते हैं, शीतलता की, है ना। शीतलता, वाष्पीकरण से शीतलता कैसे मिलती है? तो आप ऐसे देखोगे जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उसमें क्या देखने को मिलता है कि आपका जो घड़ा होता है, घड़ा का पानी क्या होता है? ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या होता है, देखो समझना है इसको। तो गर्मी के दिन में क्या होता है ना, गर्मी के दिनों में जो घड़े का पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है? तो इसका कारण होता है, देखिए जो आपका घड़ा होता है ना, उस घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उस घड़े में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और उस छिद्र से अंदर में जो पानी रहता है ना, ये बूंद बूंद करके इस छिद्र से बाहर निकलता है। ठीक है। और बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो ड्रॉपलेट होता है ना, ये क्या करता है, ये जो पानी होता है ये आपका वातावरण के कांटेक्ट में आता है और ये बूंद क्या होता है, वातावरण के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो ये उड़ेगा, वाष्पीकृत होना चाहेगा। ठीक है। और वही वाष्पीकृत हो जाने के कारण ही क्या होता है, अगल बगल का जो वातावरण होता है ये आपका ठंडा हो जाता है। और अगल बगल का वातावरण ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है, उस घड़े का पानी जो होता है वो आपका ठंडा होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर।